हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम उसका सेकेंड पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन 1981 में हुआ था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है, SCERT कहाँ स्थित है? SCERT लखनऊ में स्थित है। NCTE का पूरा नाम क्या है? तो NCTE का पूरा नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMAT का पूरा नाम क्या है? CMAT का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMAT का गठन कब हुआ था? CMAT का गठन 1995 में हुआ था। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं? तो NPRC प्रमुख को संकुल प्रभारी कहते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछा जाता है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, क्योंकि जो मैक्सिमम संस्थान है वो इलाहाबाद या फिर लखनऊ में स्थित है, लेकिन राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। इसलिए इस संस्थान के बारे में अनेकों बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये संस्थान कहाँ स्थित है। तो राज्य हिंदी संस्थान आप ध्यान में रखेंगे कि राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग कहाँ है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। CMAT कहाँ स्थित है? तो CMAT इलाहाबाद में स्थित है, यानी इलाहाबाद जिसे आप प्रयागराज कहते हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। शैक्षिक भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है, यानी भ्रमण के माध्यम से बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देख के अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, और भ्रमण के अभाव में शिक्षा जो है, जो उसका बुनियादी आधार है, उससे वो दूर होती चली जाती है। इसलिए शैक्षिक भ्रमण को शिक्षा में महत्व देना चाहिए। जो विषय शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से पढ़ाए जा सकते हैं उनमें इस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, खेल कूद से बच्चों के किन पक्षों का विकास होता है? तो खेल कूद से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, राष्ट्रीय सभी पक्ष का विकास होता है। नेक्स्ट है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो शिक्षकों से संबंधित पंजिका है शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर और सेवा पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से होते हैं? वित्तीय अभिलेख शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रखरखाव रजिस्टर, कैश बुक और मिड डे मील, ये वित्तीय अभिलेख संबंधी रजिस्टर जो वित्त संबंधी अभिलेख ये होते हैं। नेक्स्ट है, BRC और NPRC में क्या अंतर है? तो BRC ब्लॉक स्तर पर और NPRC न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को करते हैं। नेक्स्ट है, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण से आशय है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना।
ये सार्वभौमिकरण है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो प्रबंधन प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण और सामंजस्य आदि प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? यानी इसमें कुछ मानवीय संसाधन होते हैं और कुछ भौतिक संसाधन होते हैं। तो इसमें भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय, ये सभी जो है भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मानवीय प्रबंधन के यानी प्रमुख घटक कौन से हैं? तो मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं बालक, शिक्षक और समुदाय। यहाँ शिक्षा न होकर शिक्षक होगा। बालक, शिक्षक और समुदाय ये मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। नेक्स्ट है लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? यानी लर्निंग कॉर्नर का क्या तात्पर्य है? तो सीखने का वह कोना जहाँ बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियाँ करता है वही लर्निंग कॉर्नर होता है। यानी लर्निंग कॉर्नर सीखने का वह कोना है जहाँ बैठकर बालक विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियाँ करता है। नेक्स्ट है कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो कक्षा 2 में 3 पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, रेनबो, कलरव और गिनतारा। यानी प्राथमिक स्तर पर मेनली 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, भाषा और गणित। भाषा में हिंदी और इंग्लिश और गणित में गणित यानी गिनतारा, और भाषा में कलरव और रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो और चित्र एवं उदाहरण आदि आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को निर्धारित करने में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो ये कक्षानुसार और अध्यापकानुसार। यानी कम से कम 2 समय सारणी बनाई जाती, एक कक्षा के अनुसार, एक अध्यापकों के अनुसार यानी अध्यापकों की संख्या के अनुसार, और एक कक्षा के अनुसार बनाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता क्या है? इसका उत्तर है बालकों को आत्म प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहित करना और बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता है। नेक्स्ट है समय सारणी क्यों बनाई जाती है? तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों, शिक्षकों और उनके नाम, शिक्षकों के मध्य वितरण यानी शिक्षकों का और उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है। यानी वहाँ कितने क्लासेस हैं उसका पता चलता है, शिक्षकों के नाम का पता चलता है, और शिक्षकों के मध्य समय सारणी के द्वारा कार्यों का वितरण भी कर दिया जाता है। स्कूल में कितने घंटे पढ़ाई होगी इसका भी समय सारणी से पता चलता है, और अवकाश कितने समय तक विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि यानी सुपरविजन, जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन और विद्यालय समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायट मेंटर कौन होते हैं? डायट मेंटर के 2 कार्य लिखिए। तो डायट मेंटर के बारे में इसका उत्तर है कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों को निस्तारण करते हैं जो डायट मेंटर होते हैं। तो इनके कार्य हैं विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन और उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात उसके समाधान के लिए उपाय करते हैं। नेक्स्ट है खेल गतिविधियों एवं शिक्षक सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री और अपने किट सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ को प्रस्तुत करते हैं डायट मेंटर।
समुदाय के विद्यालयों के प्रति आकर्षित करते हैं, समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं और बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। ये डाइट मेंटर के कार्य हैं। नेक्स्ट है एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण और निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। यह केंद्र स्तर पर शैक्षिक और शिक्षणेतर कार्यानुभव गतिविधियों का केंद्र होगा। यह शिक्षा के लिए कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। यानी ये एनपीआरसी के कार्य हैं। नेक्स्ट है अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अच्छे वाचनालय की विशेषताएं हैं शानदार भवन और साज सज्जा, प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष। नेक्स्ट है शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ। तो शिक्षक संदर्शिका के 2 लाभ हैं। यह शिक्षकों को मार्गदर्शन करती है और इसके अध्ययन से शिक्षक अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रम, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के 4 उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन और परिमार्जन करना, छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नामोल्लेख कीजिए। यानी डाइट जो होती है उसके किन्हीं 2 विभागों के नाम लिखिए। तो इसका किन्हीं 2 विभागों में है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और कार्यानुभव विभाग। यानी डाइट में कुल 7 विभाग होते हैं जिनमें से 2 विभागों के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है सफल नेतृत्वकर्ता के 2 गुण लिखिए। यानी जो सफल नेतृत्वकर्ता है उनमें कौन से गुण होने चाहिए, उनमें से 2 गुण लिखना है। कार्य का विभाजन शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप और कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार, ये नेतृत्वकर्ता के गुण होते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना और वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यालय परिसर में आयोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तिगत विकास हेतु आयोजित की जाने वाली किन्हीं 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज़ दी जाए और छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार दिया जाए। यानी विचार दिया जाए प्रतिदिन, और जो प्रतिदिन की जो न्यूज़ खबरें होती हैं, न्यूज़ जो होते हैं, उन्हें प्रार्थना सभा में प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत है प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए, खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना, प्रत्येक खेल के नियम का पालन करना, कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना और खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। नेक्स्ट है लोच का सिद्धांत क्या है। तो लोच का सिद्धांत ये प्रबंधन से संबंधित है। प्रबंधन एक साधन है, ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन के प्रत्येक पक्ष के लिए प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। यानी जो अध्ययन विधियां हैं, पाठ्यक्रम है, समय सारणी है, वे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन है, ना कि साध्य है। तो इन्हें आवश्यकता अनुसार इनमें लचीलापन बनाए रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। नेक्स्ट है प्रबंधन से आपका क्या आशय है। तो प्रबंधन किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो अति आवश्यक सामग्रियों में है बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का विशेष महत्व होता है, जो इस प्रकार है। इसे श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र और आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री, ये अन्य आवश्यक सामग्रियां हैं। नेक्स्ट है मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय, जिसमें आपकी ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ आदि सम्मिलित होते हैं।
इसमें छात्र शिक्षक संघ न होकर मातृ शिक्षक संघ होगा, यानी MTA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। तो प्रभावी शिक्षक के गुण हैं, एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है और वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर होता है। वह शिक्षक का व्यक्तिगत प्रभावशाली होना चाहिए, यानी शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होना चाहिए, यानी शिक्षक को छात्र प्रेमी होना चाहिए, उसके विकास के लिए तत्पर रहना चाहिए और उसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी शिक्षक जो हो वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो ये एक प्रभावी शिक्षक के गुण हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा ये। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।